क्लास में कुछ होमवर्क दिया गया था। आए हैं, बनाए हैं नहीं बनाए हैं वो सब आगे की बात है। आज थ्योरी चलेगा आगे का, ठीक। उसको जो भी क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन, ये कल सुबह में क्लास चलेगा 8 से 9। क्लास लाइव भी रहेगा, ऑफलाइन आना चाहें तो ऑफलाइन भी आ सकते हैं। 8 से 9 बोलने के लिए हो सकता है वो 8 से 9:30 हो जाए। घंटा से कम नहीं लगेगा क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस कराना है वहाँ। हो सकता है कि ज़्यादा भी टाइम लगे, इसलिए ज़्यादा परेशान होना नहीं। अभी हम आगे थ्योरी कर रहे हैं, ठीक है। समझे हम क्या बोले सो? जो क्वेश्चन दिए हैं वो, और उससे ज्यादा और भी कई सारा क्वेश्चन एक तरफ से 32-33 क्वेश्चन है, वो सब डिस्कस हम करेंगे। कल आपका क्लास है कितने बजे से? 8 से 9, 9:30, 9:15, 10, 10:15, 20 ना बज जाए। चलिए, देखिए तो नहीं डालिए। लिखेंगे प्रभावी परमाणु संख्या। चलिए फटाफट लिखिए तो। इंग्लिश में इसको बोला जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। शॉर्टकट में इसको बोला जाता है ई। प्रभावी परमाणु संख्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN। इसको समझने के लिए पहले आप एक बात बताइए। हर एक यौगिक में केंद्रीय परमाणु होगा। केंद्रीय परमाणु के पास अपना जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो तो रहता ही है, साथ साथ ये लिगेंड से भी ना इलेक्ट्रॉन लेता है, तब ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण करता है। तो किसी भी संकुल यौगिक में या किसी भी उप सह संयोजन यौगिक में केंद्रीय परमाणु के पास कुल मिलाकर, मतलब अपना जो था वो और लिगेंड के द्वारा लेने के बाद, मतलब आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, आफ्टर कंपाउंड फॉर्मेशन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं केंद्रीय परमाणु के पास, उसी को क्या कहा जाता है? प्रभावी परमाणु संख्या। तो हम इसको नॉर्मली डिफाइन कर सकते हैं, किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय परमाणु के पास उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रभावी परमाणु संख्या कहा जाता है। ये तो देखेंगे, किसी संकुल यौगिक में उपस्थित किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय परमाणु उपस्थित, छोड़िए, इस संकुल यौगिक में केंद्रीय परमाणु के पास उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। ए एन के उचित
किया जाता है। अब देखो, प्रभावी परमाणु संख्या को निकालने का एक फॉर्मूला होता है। आप उस फॉर्मूला की मदद से आराम से प्रभावी परमाणु संख्या निकाल सकते हैं। उसी फॉर्मूला को हम लिखते हैं, AN बराबर फॉर्मूला होता है इसमें लिख दें थोड़ा सा। केंद्रीय परमाणु की परमाणु संख्या। देखो, हमको जो है कुल इलेक्ट्रॉन निकालना है। कुल इलेक्ट्रॉन जो निकालना है वो किस में? केंद्रीय परमाणु में। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? उस परमाणु की परमाणु संख्या के बराबर। अच्छा, आप याद कीजिए, Fe पर दो गो प्लस चार्ज कभी आ जाता था, ऑक्सीडेशन नंबर जो निकालते थे। दो प्लस चार्ज आने का मतलब है कि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। कभी +3 आता था तो इसका मतलब हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो आप क्या कीजिए, कुल परमाणु में से इस इलेक्ट्रॉन को घटा दीजिए, काहे कि ऑक्सीडेशन नंबर आने से वो तो निकला होगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम आगे लिखेंगे माइनस ऑक्सीकरण संख्या। इसका इसका ऑक्सीकरण संख्या केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या प्लस, एक बात बताओ, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो दो इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा? तो जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उसका दोगुना इलेक्ट्रॉन मिलेगा। जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच, उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो यहाँ ऐसी स्थिति में इसको लिख दें +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को सूचित करते हैं ना सी। यही है इसका फॉर्मूला। यदि आप चाहते हैं कि किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय परमाणु का प्रभावी परमाणु संख्या निकालें, तो आपको तीन चीज पता होना चाहिए। एक, पता होना चाहिए केंद्रीय परमाणु की परमाणु संख्या कितनी है जो रटते आए हैं शुरू से। दूसरा, ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ेगा आपको हर हाल में। और तीसरा, कोऑर्डिनेशन नंबर। संकुल यौगिक को देख के आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखे हैं ना पीछे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को निकाल लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ घटाव कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही होगा। खैर, इसको लिखने से ज्यादा बेहतर होगा कि हम एक एग्जाम्पल पर इसको समझें। चलो एक यौगिक समझते हैं, जैसे K4 FeCN का होल 6। ये संकुल यौगिक है। हम चाहते हैं इसमें आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो इसका। बताइए कैसे कैसे निकलेगा, क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए। सबसे पहले केंद्रीय परमाणु की पहचान कीजिए। कौन है केंद्रीय परमाणु? Fe, आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर होता कितना है? 26। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 26। केंद्रीय परमाणु की परमाणु संख्या लिख दी। अब देखो, माइनस माइनस लिखते हैं। अब निकालना पड़ेगा इसका ऑक्सीकरण संख्या। कल कुछ लोग कमेंट में वो यूट्यूब पे डाला गया था, तो उसमें कह रहे थे कि सर आप जो ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं केंद्रीय परमाणु का, ये समझ में नहीं आता है कि आप कैसे निकालते हैं। देखो, ये काम बहुत भारी नहीं है, आसान है। सबसे पहले इसके लिए क्या करना होता है ये समझो। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो चीज है उसका वैलेंसी तुमको पता होना चाहिए। अब पोटेशियम का यदि तुम वैलेंसी नहीं जान रहे हो, सोडियम का वैलेंसी नहीं पता है, कैल्शियम का वैलेंसी नहीं है, तो तुमको पता क्या है? तो तुमको पता चलेगा भी नहीं ऑक्सीकरण संख्या। तो जो इसका वैलेंसी है वही इसका चार्ज माना जाएगा, वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर माना जाएगा। तो यहाँ पर बताइए पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है? +1। तो हम इसका मान लेते हैं +1। एक पोटेशियम का +1 होता है। ऑक्सीकरण संख्या हमेशा एक परमाणु का लिखा जाता है। पोटेशियम का +1 माने। अब इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ही है, जिसका निकालना है उसको क्या मान लीजिए। इसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होता है, ये बदलता रहता है। डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट की जो संयोजकता होती है ना, वो वेरिएबल होती है। इसलिए आप +2 या +3 मान नहीं सकते, वो आपको निकालना पड़ेगा। और कैसे निकालेंगे? अब जो लिगेंड बचा उस लिगेंड को देखिए कि यह एक उदासीन लिगेंड है या यह एक आवेशित लिगेंड है। आवेशित लिगेंड है, ये ऋणात्मक लिगेंड में आता है। तो आप उस लिगेंड का टेबल पलटिए और आप ये चेक कीजिए कि CN पर कितना चार्ज है और कैसा चार्ज है। तो आप देखिए वहां CN पर -1 चार्ज है।
देखो ना, निगेटिव लिगेंड में ये कहीं लिखा हुआ होगा CN, साइनो इसको बोल, इसका -1 चार्ज है, तो हम इसका -1 ले लिए। अब आप जोड़ घटाव कीजिए, एक पोटासियम का +1 तो 4 पोटासियम का +4, आयरन का हम x माने है तो +x कर लेते हैं, और एक CN का -1 तो 6 CN का -6, बराबर कर दो 0। यहाँ से जब आप x को निकालेंगे तो आपको आ जाएगा कितना, +2। अब देखो यहाँ +2 आया, लेकिन फॉर्मूला में क्या है, माइनस ऑक्सीकरण संख्या, तो प्लस माइनस माइनस n होगा तब, तो यहाँ पर माइनस, अब +2 यदि हम लिख दें ऐसे, ठीक है, प्लस माइनस बाद में माइनस हो जाएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर पर आइए आप, वो भी 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, 2, एक CN एक बॉन्ड बनाता है तो 6 CN 6 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि CN एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो ऐसी स्थिति में इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बताओ ये कितना लिखाएगा, ये लिखाएगा 26 -2 +12, 12 में से 2 को घटाएंगे बचेगा 10, 26 में से 10 को घटाएंगे बचेगा 36। बताइए कितना आंसर आया। यानी हम कह सकते हैं A4 FeCN का होल 6 में Fe का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा वो कितने के बराबर होगा, 36 के। या दूसरे कंपाउंड में निकाल लोगे आप इसको, उतारिए तो। केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को निकालने के लिए, केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को निकालने के लिए आपको हर हाल में आयोनाइजेशन स्फीयर के बाहर जो चीज है उसका वैलेंसी पता होना चाहिए, प्लस, जैसे Cl रहता तो Cl का वैलेंसी क्या होता है, -1, और लिगेंड का चार्ज पता होना चाहिए, उदासीन है तो 0 मान लीजिए, चार्ज चार्ज लिगेंड है तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज, आप देख लीजिए टेबल से वो कितना है, नहीं है। तो टेबल से क्या देखिएगा, कुछ में आप जो लिखाया गया है उसको याद कीजिए, उतना याद करना बहुत जरूरी है। अब आप कहिएगा कि ये काम बहुत भारी है, कौन कहता है कि पढ़ाई आसान है, आसान रहता तो सब ने पढ़ लेता रे। वो तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा ना फिर। क्या आगे के एग्जाम्पल पर जाएं। अगला एग्जाम्पल निकालो तो खुद से, NiCO का होल 4 का निकालिए तो। निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आपका जो अगला एग्जाम्पल था वो क्या लिए हैं, NiCO का होल 4 ना, NiCO का होल 4, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। निकेल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा, 0 आ जाएगा, और एक CO एक बॉन्ड बनाता है तो 4 CO 4 बॉन्ड बनाएगा, ये हो जाएगा +2 इंटू 4, 3 होगा, ये हो जाएगा 28 + 8 बराबर। एक बार फिर से ये 36 आ गया अगला एग्जाम्पल में, चलो अगला एग्जाम्पल करते हैं। CO N का होल 2 नहीं, होल 3 L3, बताइए आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लेंगे आप। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 कैसे आया था, इसका मान है कितना, x, और यह एक उदासीन लिगेंड है, तो x + 0 बराबर 0, यानी x बराबर, यहाँ पर आप कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ऑक्सीडेशन नंबर इसका मान लीजिए कितना, CO का x, CN एक उदासीन लिगेंड है, CN का कितना होता है, -1,
तो ये हो जाएगा आपको x प्लस 0, एक Cl का -1 तो 3 Cl का -3, -3 बराबर 0, x बराबर +3। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस ही नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, बताइए तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। पगला उगला गए हैं क्या जी आप? ईएन एक बाइडेंटेड लिगेंड है, अकेला 2 बॉन्ड बनाता है। एक लिगेंड, एक ईएन 2 बॉन्ड बनाएगा तो 3 लिगेंड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई होगा। 27 में 3 घटा दीजिए, बचेगा 24, 6 दूना 12, 24 12 36। एक बार फिर से इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? 36। और ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसको आप खुद करेंगे। E3 FeCN का होल, इसमें आपको निकालना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कितना आया? इसमें आएगा 35, 35। यहाँ पर आप जब निकालोगे पोटासियम का एटॉमिक नंबर 26, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा ना, तो इसका होता है +1, इसका मान लीजिए x, इसका होता है -1, आप जोड़ घटाव कर लीजिए, x का मान +3 आ जाएगा। -3 प्लस 2 इंटू 6, ये हो जाएगा आपको 23 प्लस 12 बराबर 5। क्या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना सीख चुके हैं आप? क्वेश्चन पूछा जाता है प्रभावी परमाणु संख्या से आप क्या समझते हैं, निम्नलिखित यौगिक का प्रभावी परमाणु संख्या निकालिए। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आता है, देख लीजिएगा एग्जाम के टाइम में, फिर हम बात करेंगे इस पर। सुनिए, अब आगे का बात सुनिए। शुरू में साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि किसी भी संकुल यौगिक का निर्माण सिर्फ तभी संभव है जब संकुल यौगिक में केंद्रीय परमाणु का प्रभावी परमाणु संख्या किसी न किसी नोबेल गैस के परमाणु संख्या के बराबर हो। जैसे याद कीजिए, क्रिप्टन एटॉमिक नंबर 36 होता है। अब शुरू में देखिए 3 4 यौगिक जो था सबका 36 36 36 आ रहा था, लेकिन बाद में इसका कितना आ गया? 35। तो उस साइंटिस्ट लोगों से दूसरे साइंटिस्ट ने पूछा कि ये क्या हो रहा है, वो क्या रहा है ये? जब सबका आप बोले कि एटॉमिक नंबर कोई ना कोई नोबेल गैस वाला होना चाहिए प्रभावी परमाणु संख्या में, तो ये तो नहीं हो रहा है। और K3 FeCN के होल 6 का निर्माण भी होता है, नेचर में उसका एग्जिस्टेंस भी है। तो ये कहना बाद में गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया ये कहना कि किसी भी संकुल यौगिक का निर्माण सिर्फ तभी होगा जब उसका प्रभावी परमाणु संख्या किसी न किसी नोबेल गैस के परमाणु संख्या के बराबर हो। मतलब बराबर नहीं भी होगा तो भी यौगिक का निर्माण होगा। तो फिर ऐसी स्थिति में हमको समझना पड़ेगा कि इसमें किस तरह से बॉन्डिंग का निर्माण होता है, आखिर ये कैसा रासायनिक बंधन का निर्माण कर रहा है। जैसे आप याद कीजिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसका कन्फिग्रेशन नोबेल गैस के कन्फिग्रेशन के जैसा हो जाता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने यही दिमाग यहाँ भी लगाया, ये जो केंद्रीय परमाणु है ना, वो चाहता है कि उसका इलेक्ट्रॉन किसी न किसी नोबेल गैस के कन्फिग्रेशन में चला जाए। तो उसके लिए उन्होंने देखा कि सही में 36 36 आ भी रहा है, बहुत सारा मॉलिक्यूल का आ भी जाता है नोबेल गैस के बराबर, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं जहां पर ये बराबर नहीं आता है। तो ये जो बात था ये गलत हो गया प्रभावी परमाणु संख्या वाला, मतलब प्रभावी परमाणु संख्या आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये बात गलत हो गया, ये कहना गलत हो गया कि प्रभावी परमाणु संख्या के बराबर होगा नोबेल गैस का कोई ना कोई एटॉमिक नंबर, तभी कंपाउंड बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, सबसे पहले 1893 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आगे बढ़े जिनका नाम था एल्फ्रेड वर्नर। यानी एल्फ्रेड वर्नर को कहा जाता है ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के बाबा हुए वो, दादाजी, समझे।
तो अब यहाँ से हम लोग बॉन्डिंग इन कम्प्लेक्स कंपाउंड को समझेंगे। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। अब जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा बॉन्डिंग इन कम्प्लेक्स कंपाउंड। कभी कभी मैच बहुत हाई वोल्टेज हो जाता है, क्रिकेट वगैरह, तो वहाँ सुनता होगा कि कमजोर धड़कन वाले या कमजोर हृदय वाले लोग मैच को ना देखें। क्या सुने हो कभी? या कोई ऐसा घटना घट रहा है जो थोड़ा देखने में परेशानी हो, वैसे वैसे लोगों को वहां से साइड कर दिया जाता है। जैसे लड़ाई झगड़ा बड़ी जोर से होने लगा, तो जो शारीरिक रूप से हृदय से कमजोर है, पता चलेगा कि वो लड़ाई देख के उसका सांस रुक गया है। वही चीज यहाँ भी अप्लाई होता है। कमजोर माथा वाले लोग टॉपिक से दूर रहें। यदि आपका 11th कमजोर होगा तो अब आपकी परेशानी शुरू हो गई। यहाँ तक आप बात को समझ गए बढ़िया से, यहाँ से अब आपका दिमाग झंझना देगा। ये चैप्टर बहुत अटपटांग बात आएगा बॉन्डिंग जब हम एक्सप्लेन करेंगे तब। और अटपटांग इसलिए आएगा क्योंकि आप 11th में केमिकल बॉन्डिंग ढंग से नहीं पढ़े हैं, और जो पढ़े हैं उनको रत्ती भर समस्या नहीं आएगी, जो बोलेंगे वो सब बात समझ में आएगी। तो बॉन्डिंग इन कम्प्लेक्स कंपाउंड देखिए, तो देखेंगे सबसे पहले सबसे पहले 1893 ईस्वी में अल्फ्रेड वर्नर ने अल्फ्रेड वर्नर ने संकुल यौगिक में बंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत को वर्नर का उपसह संयोजन सिद्धांत कहते हैं। अल्फ्रेड वर्नर लिख देना दादाजी। इसके लिख देना दादाजी, लिख लो ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा सिद्धांत? वर्नर का उपसह संयोजन सिद्धांत। क्या पहुंचे आप यहां तक? क्या जी, आगे बढ़े अब? चलिए हेडिंग डालिए तो, कार लगा के लगा देना VVI। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्नर का
उपसह संयोजन सिद्धांत। तो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार, अब देखो इस सिद्धांत के अनुसार 6 बात वर्नर ने कहा। इसमें सबसे पहला बात था संकुल यौगिक में केंद्रीय परमाणु संयोजकता दो प्रकार की होती है। नंबर ए, पे चेंज करना पड़ेगा यहाँ। संकुल यौगिक में केंद्रीय परमाणु की संयोजकता दो प्रकार की होती है। नंबर एक, ए नंबर में लिखिएगा। प्राथमिक या आयनिक संयोजकता। दोनों एक ही चीज है, प्राथमिक कह दीजिए या आयनिक कह दीजिए। और दूसरा बी नंबर, द्वितीयक या नन आयनिक। प्राथमिक या आयनिक संयोजकता, द्वितीयक या नन आयनिक संयोजकता। अब आप इसको समझिए कि ये किस आधार पर इन्होंने इस बात को कहा। जैसे K4 Fe इनका बोल से, आप बताइए यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं ना सेंट्रल एटम का। जैसे इसका +1, इसका x, इसका -1 मान के आप याद कीजिए x का मान कई बार +2 निकाल चुके हैं। इसी +2 को उन्होंने किस संयोग, कौन सा संयोजकता कहा? प्राथमिक संयोजक। और जो द्वितीयक संयोजकता था, आप ये बताइए कि Fe के साथ यहाँ पर कितना CN जुड़ा है? ठीक? हमारा मन होता कहते हम 8 जुड़ता है, 10 जुड़ता है, लेकिन नहीं, वो एक निश्चित संख्या में जुड़ता है। तो ये 6 ही जुड़ा, तो यहाँ पर 6 बॉन्ड बना सकता है आयरन। इसके बारे में उन्होंने कहा कि ये कौन सी संयोजकता है? द्वितीयक संयोजक। यानी ये जो प्राथमिक संयोजकता है ये किसी धनायन या ऋणायन या आवेशित कण के द्वारा संतुष्ट होता है, जबकि ये जो द्वितीयक संयोजकता है ये किसी उदासीन या आयन के द्वारा संतुष्ट होता है। क्या है कि लिगेंड कभी उदासीन भी हो सकता है और कभी आवेशित भी हो सकता है। जैसे NH3 भी तो बॉन्ड बना सकता है। तो उन्होंने देखो कितना सटीक बात कहा, सो देखो उन्होंने कहा परमाणु की जो केंद्रीय परमाणु की जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो धनायन या ऋणायन के द्वारा संतुष्ट होता है। सॉरी सॉरी, वो ऋणायन के द्वारा संतुष्ट होता है, जबकि द्वितीयक संयोजकता जो है वह किसे संतुष्ट होता है? उदासीन अणु या आयनों से। तो यहां पर कैसे ये सब संतुष्ट? अच्छा एक चीज तुम देखा कि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 +3 कुछ ना कुछ प्लस में आया है। तो इसको कोई प्लस वाला चीज संतुष्ट कर सकता है क्या? इसको तो कोई माइनस वाला चीज संतुष्ट कर सकता है। तो प्राथमिक संयोजकता को कौन संतुष्ट करता है? कोई ऋणात्मक चीज, कोई ऋणायन। जबकि द्वितीयक संयोजकता को कौन संतुष्ट करता है? कोई उदासीन अणु या आवेशित आयन। वो धनावेशित भी हो सकता है, वो ऋणावेशित भी हो सकता है। इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे।
लिखेंगे प्राथमिक संयोजकता। अच्छा, ये जो 5 नंबर क्वेश्चन पूछता है ना, ये वर्नर का उपसर्ग संयोजन से ध्यान, तो यहाँ से लेके आपको आज के पूरा क्लास वाला बात लिखना पड़ेगा, कल भी बहुत सारा बात चलेगा वो सब भी लिखना पड़ेगा, लिमिटेशंस ऑफ वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, ये सब भी चेक करना पड़ेगा। तो ये आज से चलता हुआ अगला दिन तक चलेगा। अगला दिन तो क्लास मेन क्लासेस का सोमवार को चलेगा, अभी जहाँ छोड़ेंगे। कल क्या होगा? प्रॉब्लम प्रैक्टिस, जो IUPAC नोमेनक्लेचर वाला है। तो आप क्लास में आ सकते हैं 8 से 10। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आपके पास यदि मोबाइल है और आप यदि घर पर पढ़ सकते हैं तो क्लास आने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप घर पर ही पढ़ लीजिए। ठीक है? नहीं, यदि आपको आप बना लिए हैं, आप में आप कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो फिर क्लास आने की भी ज़रूरत नहीं। और हमको जहाँ तक लगता है कि जो स्ट्रांग माइंड के आदमी हैं, 2-3 को क्वेश्चन ऐसा होगा जो नहीं बनेगा, नहीं तो सब आपसे बन जाएगा। ठीक है? तो प्राथमिक संयोजकता ऋणायन द्वारा संतुष्ट होता है, जबकि द्वितीयक संयोजकता जबकि द्वितीयक संयोजकता उदासीन अणु या आयनों द्वारा, यहाँ पर आयनों लिख दिए, ये धनायन भी हो सकता है और ये ऋणायन भी हो सकता है, द्वारा संतुष्ट होता। का तीसरा पॉइंट, इसको आज के डेट में आप ऑक्सीकरण संख्या कह रहे हैं, इसको अल्फ्रेड वर्नर ने ऑक्सीकरण संख्या नहीं कहा, वास्तव में इसी को उन्होंने क्या कहा? प्राथमिक संयोजकता। और आज के डेट में जिसको आप कोऑर्डिनेशन नंबर कह रहे हैं, इसी को उस समय उन्होंने कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा? द्वितीयक संयोजकता। इसका मतलब है प्राथमिक संयोजकता जो है यह ऑक्सीकरण संख्या के संगत है, जबकि द्वितीयक संयोजकता उपसह संयोजन संख्या के संगत है। देखेंगे तीसरा पॉइंट, प्राथमिक संयोजकता प्राथमिक संयोजकता ऑक्सीकरण संख्या के संगत है। हाँ, देख के लिखिएगा, ऑक्सीकरण संख्या। याद करो, इंग्लिश में इसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, इसीलिए इसको शॉर्टकट में O डॉट N डॉट से सूचित किया जाता है। प्राथमिक संयोजकता ऑक्सीकरण संख्या के संगत होता है, जबकि द्वितीयक संयोजकता जबकि द्वितीयक संयोजकता उपसह संयोजन संख्या, जिसको आप कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर के संगत। तो अभी तक आप कितना पॉइंट पढ़ लिए? 3। चौथा सुनिए, चौथा के बारे में इन्होंने कहा कि ये जो प्राथमिक संयोजकता है केंद्रीय परमाणु की, यह वेरिएबल है, मतलब ये बदल सकता है, जबकि द्वितीयक संयोजकता बदलता नहीं है। अब ये किस आधार पर इन्होंने कहा, इस बात को समझिए आप। चेंज करें इसको, K4FeCN का होल 6 और K3FeCN का होल 6। आप यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे +2 आएगा, यहाँ पर आपको +3 आएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ भी 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ भी 6 है। बताइए, दोनों का द्वितीयक संयोजकता दोनों का स्थिर है, क्योंकि प्राथमिक संयोजकता एक बार +2 आ गया, एक बार
+3 आ गया। इसी बात को उन्होंने कहा कि ये जो अनुकूल यौगिक में केंद्रीय परमाणु की प्राथमिक संयोजकता परिवर्तनशील होती है, मतलब ये बदल बदल सकती है, लेकिन द्वितीयक संयोजकता एक ही यौगिक में बदलता नहीं है, मतलब द्वितीयक संयोजकता निश्चित होता है। यही बात समझ में देखेंगे। कौन पॉइंट होगा चौथा? देखिए, प्राथमिक संयोजकता प्राथमिक संयोजकता परिवर्तनशील होती है, यानी बदल सकता है। जबकि द्वितीयक संयोजकता नहीं बदलता है। पांचवा, केंद्रीय परमाणु की द्वितीयक संयोजकता फिर होती है कि हम सहसंयोजन संख्या कहते हैं। और छठा और लास्ट पॉइंट। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप रासायनिक बंधन पढ़ रहे थे तो आप एक चीज देखे थे कि हर एक यौगिक की अपनी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है, एक विशिष्ट संरचना होती है। इसके बारे में कुछ याद करो। लीनियर शेप, ट्राइगोनल, प्लेनर शेप, टेट्राहेड्रल शेप, ऑक्टाहेड्रल शेप, इस शेप के बारे में नहीं बराबर बात करते थे? जैसे यदि हम CH4 की बात करें तो याद करो, ये चतुष्फलकीय होता था, याद है? जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे तो आपको ये बताया गया था कि आप वास्तव में यदि ऐसे आप CH4 बना देते हैं तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह दिख रहा है कि बॉन्ड एंगल जो है वो 90 डिग्री है और ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, जबकि ओरिजिनल में याद करो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता था, sp3 विथ जीरो लोन पेयर, और शेप कैसा होता था? टेट्राहेड्रल। याद है? बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता था। तो यही सब बात जिसको अब याद नहीं होगा वो सब अब फेंका जाएगा इस। और वही चीज अब थोड़ा समझाएंगे फिर हम जब आगे चलेंगे ऑर्गेनिक में, तब वहां पर फिर हम आपको शुरुआत से वो सारा चीज समझा देंगे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से किसी भी यौगिक का एक विशिष्ट संरचना होता है, वैसे ही उप सहसंयोजन यौगिक का भी अपना एक विशिष्ट संरचना होता है। और इन्होंने कहा कि ये जो विशिष्ट संरचना होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, ये हमेशा निर्भर करता है द्वितीयक संयोजकता पर। मतलब द्वितीयक संयोजकता अलग अलग यौगिक में यदि अलग अलग है तो निश्चित है कि उसकी संरचना भी अलग अलग आएगी अकॉर्डिंग टू वर्नर। तो वर्नर ने जो पॉइंट बोला उस पॉइंट को अब सुनिएगा ध्यान से। हम कहेंगे कि किसी भी संकुल यौगिक की ज्यामिति, मतलब उसका जो संरचना है, वह किस पर निर्भर करता है? द्वितीयक संयोजकता पर। ये इनका लास्ट पॉइंट था। देखिए तो, कहेंगे कुल यौगिक संकुल यौगिक की संरचना या ज्यामिति। ठीक लिखा हुआ है ज्यामिति, संरचना या ज्यामिति द्वितीयक संयोजकता पर
निर्भर करता है। अब हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि ये बात उन्होंने कैसे कहा, क्या सोच के ये बात उन्होंने कहा, उसको आप एक एग्जाम्पल से देखिए। बताएं क्या? देखो, एक यौगिक है AgNH3 का होल 2 प्लस, और एक दूसरा यौगिक है Fe का होल 6 4 माइनस। आप बताइए यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है? Ag। यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है? Fe। इसके आजू बाजू में कोऑर्डिनेट बॉन्ड मान लो दो गो मात्र बना रहा है, कौन? NH3। इसकी संरचना ऐसा लगेगा कि ये रेखीय संरचना बना रहा है, लगेगा कि ये लंबा लंबी कुछ बना रहा है। और यहां पर जब आप बनाइएगा तो ये जो अनगिनती सीएन यहाँ जुड़ रहा है, क्या ये इसको लीनियर रहने देगा क्या? एगो ठीक इसके ऊपर जुड़ जाएगा, एगो ठीक इसके नीचे जुड़ जाएगा। तो ये अष्टफलकीय शेप ले लिया और ये लीनियर शेप ले लिया, ये रेखीय शेप ले लिया, ये अष्टफलकीय शेप ले लिया। अब बताइए ये सब हुआ क्या है? यदि यहाँ भी दुएगो सीएन होता, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ भी कितना होता? 2। और वैसी स्थिति में केवल 2 ही सीएन को देना होता, तो 2 गो सीएन को मान लो हम ऐसे जोड़ देते। तो यही बात को सोचकर उन्होंने कहा कि ये जो संरचना है ना किसी भी यौगिक की, किसी भी संकुल यौगिक की, ये किस पर निर्भर करता है? द्वितीयक संयोजकता पर निर्भर करता है। तो यही इनके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा थ्योरी था। अब हम लोग स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे, अलग अलग यौगिक के संरचना का निर्माण करेंगे अकॉर्डिंग टू वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए तो। लिखेंगे ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग complex according to Werner's coordination theory. Draw a structure of the following complex according to Werner's coordination theory. जब आप अगला दिन मंडे को आएंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर हम एक कंपाउंड लिखेंगे और उसका संरचना बताएंगे कि वर्नर ने उस संरचना को बनाने के लिए कैसे बताया। यहाँ से आगे कल, यहाँ से आगे का क्लास मंडे को होगा। कल संडे ही है ना? आइए कल कितने बजे? 8 बजे। 8 से 9:30 10 का रेंज रहेगा। इस 2 घंटा में हम बहुत सारा डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पर। जो लोग लाइव कर सकते हैं प्लीज लाइव हो जाइएगा, जो लोग नहीं कर सकते, बहुत मजबूरी है, तभी क्लास में आइएगा। और क्लास नहीं भी कीजिएगा तो कोनो ज़्यादा परेशानी नहीं है, बाकी तो आप समझदार हैं ही।